नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात ओबीसी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण का जिन बार बार बोतल से बाहर निकल आता है। जहां शुक्रवार को दुर्ग में राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। दरअसल इस बैठक के दौरान प्राधिकरण के बजट को लेकर स्वीकृति देने के साथ ही साथ ओबीसी को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बैठक को दिखावा करार देते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण पर भाजपा सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के समय विधानसभा से पारित करके राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल के पास वह फाइल पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़ी है। कांग्रेस ने चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री इस फाइल पर राज्यपाल के दस्तखत करवा दें या फिर झूठा ढिंढोरा पीटना बंद कर दें। आपको बता दें कि ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जहां इस मामले में राज्य सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। लिहाजा ओबीसी आरक्षण पर लगातार सियासत ही चल रही है। क्या ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी अथवा ओबीसी आरक्षण पर इसी तरह के सियासी दांवपेच चलते रहेंगे? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हाँ, दुर्ग में आज अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का बैठक रखा गया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण से संबंधित सारे हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण और अधिकारी सभी उपस्थित रहेंगे और उस क्षेत्र के विकास पर चर्चा होगी। देखिए, ये सरकार, भाजपा की सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। भाजपा की सरकार है केंद्र में, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट, इनके वकील बार बार जा कर के वो आपत्ति कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं ले पा रही है। हर फैसले के दिन वो आगे बढ़ा जाती है तारीख। यहाँ भी हमारी पिछली सरकार ने विधानसभा में पूरे बहुमत के साथ में प्रस्ताव पारित कर दिया है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए और 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाए। फिर उसके बाद कोर्ट में स्टे लग गया, कोर्ट में भी केस खारिज हुआ। फिर अभी गवर्नर के पास में 3 साल से फाइल रखी है गवर्नर के दस्तखत के लिए, उसमें दस्तखत नहीं कर रहे हैं गवर्नर। तो मुख्यमंत्री जी गवर्नर से कम दस्तखत करा दें। ये झूठा ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुष्पेन उपाध्याय जी भाजपा प्रवक्ता हैं, शालिनी रामटेके जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसी के साथ रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत पुष्पेन जी आपके साथ कि देखिए, एक बार फिर कांग्रेस ने रेस लगानी शुरू कर दी है कि आरक्षण के हिमायती तो सबसे बड़े हम ही हैं, कैसे आगे निकल पाएंगे? कांग्रेस की कथा अनंत है। कांग्रेस कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, कुछ भी कर सकती है। जो अभी बैठक हुई थी उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की बैठक, नियमित बैठक रखी गई थी, जिसमें पिछड़ा वर्ग से संबंधित सांसद, मंत्री और अधिकारी शामिल हुए और क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई। कांग्रेस इसमें चिंता कर रही, कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा आपको बता दूं, ओबीसी समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। कांग्रेस चिंता कर रही है, उससे कुछ नहीं होता है। दूसरा, बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए प्राधिकरण के बजट की जानकारी दी गई और स्वीकृत काम क्या क्या करने हैं उससे संबंधित चर्चा हुई। जितने भी ओबीसी वर्ग से सांसद थे, विधायक थे और प्रमुख लोग थे, उस बैठक में शामिल हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी स्पष्ट शब्दों में कहा है अभी कि हमारी नियमित बैठक हो रही है और उसमें अपन और क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को विकास के रास्ते दिखा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, उस पे बैठक हुई है और सार्थक निर्णय लिया गया है। और कांग्रेस के लोग अनावश्यक अनर्गल बयान देते हैं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ऐसा बोलते हैं, तो उनको चिंता करने की बात नहीं है। और जहां तक ओबीसी समुदाय की बात है तो आप देखे होंगे रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में
भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीरता से सभी विषय पर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल रहा है। विनोद जी, आप देखे होंगे कि ये नियमित बैठक है, कांग्रेस को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो बैठक हो रही है उसका निष्कर्ष निकल रहा है, रेगुलर बैठकें चलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ओबीसी आपके साथ है। शालिनी जी, आपने भी सुना पुष्पेंद्र जी को कि ओबीसी तो हमारे साथ है और तरह तरह के प्रयास भी करती रहती है बीजेपी। सोशल इंजीनियरिंग बड़ा शब्द निकलकर सामने आया था कि ओबीसी को सबसे अच्छा जो सोशल इंजीनियरिंग में जीत पाई है वो भाजपा ही ओबीसी का मन जीत पाई है। ऐसे में कैसे आगे बढ़ पाएंगे आप? चाहे मध्य प्रदेश हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मध्य प्रदेश हो या आप छत्तीसगढ़ हो, आरक्षण की आप अध्यादेश ले आते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो स्टे लग जाता है, ये जानते हुए भी कि 50% की सीमा 1992 से है और सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगाएगा, इसके बाद भी आप इस तरह अध्यादेश लाते हैं और आरक्षण की बात करते हैं। तो क्या ये ओबीसी का मन जीतने के लिए किया गया था या फिर सच में आप चाहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण बढ़कर मिले, जिस तरह से आपके सबसे बड़े नेता भी कहते रहते हैं? शालिनी जी। जी, मैं पहले तो पुष्पेंद्र जी से ये पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई में बीजेपी सरकार ओबीसी की हितैषी है या सिर्फ बैठक ही बैठक करते रहेंगे? और एक सवाल, क्या बैठक करने से ही विकास आएगा? आप बताइए। ऐसे तो हजारों बैठक कर लेंगे। अगर आप सच में आरक्षण देना चाहते हैं उन्हें 27%, तो फिर 3 साल में एक भी मजबूत कदम क्यों नहीं उठाया आपने? 3 साल तो आपके ऐसे ही निकल गए, बैठक पे बैठक आप करते रहेंगे। अगर आप सच में हितैषी हैं तो इस पे एक ठोस कानून लेके आइए ना। आप पहले कहते थे कि राज्य में हमारा सरकार नहीं है, अब तो राज्य में भी है, केंद्र में भी है, फिर सुप्रीम कोर्ट आपके जब साथ में है तो फिर इस पे जल्दी से जल्दी प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है? राज्यपाल के पास वो फाइलें क्यों पड़ी हुई हैं? क्यों इतना देर हो रहा है? एक साइन ही तो करवाना है और लागू करना है। तो इसमें बैठक करने वाली इतनी बड़ी क्या बात थी? अगर आप बैठक ही कर रहे हैं तो क्या बैठक करने से ओबीसी को अधिकार मिल जाएगा? बताइए आप। ठीक, रमेश जी, ये मैंने चूंकि सवाल शालिनी जी से भी पूछा, उन्होंने तो इसका ज्यादा कुछ मुझे जवाब दिया नहीं, उन्होंने तो जवाब पुष्पेंद्र जी को दिया सीधे तौर पर। उन्होंने कहा भी था कि मैं पुष्पेंद्र जी से सवाल पूछना चाहती हूँ, जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा कि ये जानते हुए कि 1992 से ही 50% आरक्षण की सीमा है, इसके बाद भी इस तरह के प्रयास क्यों किए जाते हैं? चूंकि 50% की सीमा है, अगर आप कुछ भी करिएगा, या तो अध्यादेश लाएंगे, कानून बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी, स्टे ऑर्डर आ जाएगा, ये पक्की बात है। इसके बाद भी इस तरह के प्रयास क्यों किए जाते हैं? अभिनय जी, विषय बहुत गंभीर है। मैं सामान्य वर्ग का व्यक्ति हूँ, कुछ कहूंगा तो थोड़ा आपत्ति भी आएगी। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों, आपके दर्शकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि पूरे देश में किस तरह से वोट बैंक की लालच में अगड़ा पिछड़ा आरक्षण इस तरह के नरेटिव बनाए जाते हैं और उस नरेटिव को बना करके केवल बेवकूफ बनाया जाता है। मैं छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि देश भर में आज आप देखिए राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। जाहिर है कि 28 मुख्यमंत्री है, कुछ राज्यों में 2-2 उप मुख्यमंत्री है, तो मेरे ख्याल से उप मुख्यमंत्रियों की संख्या भी 1 दर्जन होगी। मैं आपसे और सारे देश के दर्शकों से, आप हमारे साथ जो बैठे हैं प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि उन 28 राज्यों के मुख्यमंत्री में अगड़ी जात से कितने मुख्यमंत्री हैं? पिछड़ी जात से कितने मुख्यमंत्री हैं? जाति से कितने मुख्यमंत्री हैं? अनुसूचित जाति से कितने मुख्यमंत्री हैं? तो उसमें सामान्य वर्ग के लोगों का प्रतिशत कितना है, जरा बताइए। आप देखेंगे 2-4 मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग से होंगे, बाकी सब पिछड़े वर्ग से ही हैं। तो इनको क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ 100% इनको चाहिए और देना भी चाहिए। और बहुत लंबे समय तक पिछड़ा वर्ग या अन्य वर्ग के लोग कहते हैं हमको मौका नहीं मिला काम करने का। तो मैं तो अपने अगड़े जाति के लोगों से कहूंगा कि भाई
किनारे बैठो और इन लोगों को मौका दो 100%। इसमें परसेंट का कोई लफड़ा ही नहीं रह जाएगा। 27, 35, 35 आप पूरा 100% लो और 100% हो भी, कोई इसमें गलत बात नहीं है और हमको कोई नाराजगी भी इस बात से नहीं। बिल्कुल। और आप देखें फिलहाल जिस मुद्दे पर आपने बहस छेड़ी है, ये बैठक बुलाई है, उसमें ओबीसी प्राधिकरण की बैठक है। मूलतः वो विकास कार्यक्रमों की बैठक है। उसमें आरक्षण का कोई लेना देना नहीं। उस क्षेत्र में जो विकास के कार्य नहीं, आरक्षण का लेना देना तो नहीं था रमेश जी, लेकिन चूंकि सियासी दलों का काम ही ये होता है कि जो मुद्दा जहां नहीं चल रहा हो उसको उससे जोड़कर अपना आगे का प्लान तैयार किया जाए। मैंने जो कहा उस बात पर ध्यान दीजिए। इस विषय को भी आगे आप रखिए कि देश में जितने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं उसमें सामान्य जाति के मुख्यमंत्री कितने हैं। नहीं तो निकाल के देखो ना। नहीं रमेश जी इसको लेकर मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं रमेश जी, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले एक नारा बहुत ज्यादा चला था, कांग्रेस की तरफ से चला था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, या फिर उसको उतनी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा निकलकर सामने आती है कि देखिए हमने तो अब मुद्दा ही छीन लिया। ये एक तरह से जो है इस तरह की राजनीति के देखिए हमने तो मुद्दा ही छीन लिया, अब ये किस विषय पर बोलेंगे। मैं जातीय आरक्षण को लेकर यहां, जातीय जनगणना को लेकर यहां उदाहरण दे रहा हूं कि ठीक है आपको करना है आप कर लीजिए, लेकिन इस तरह जिस तरह से शालिनी जी ने भी कहा कि मीटिंग करने से क्या हो जाता है। और सबसे बड़ी बात शालिनी जी, आपसे भी ये सवाल मेरा आगे चलकर रहेगा, पहले मैं पुष्पेन जी का रुख कर लेता हूं कि पुष्पेन जी, एक सिर्फ मीटिंग करने से क्या हो जाएगा, मीटिंग खेलिएगा तो असल जो मुद्दे हैं उन पर आप कैसे काम करेंगे। आपने कहा कि नियमित मीटिंग होती है, अच्छी बात है, मीटिंग होनी भी चाहिए और जो है नियमित आपको फीडबैक भी लेने चाहिए, लेकिन जो चीज पहले से चल रही है उस पर अगर आप फॉलो बैक लेकर आगे कुछ नहीं करिएगा तो वो मामला अटका रहेगा और आगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पुष्पेन जी क्या कहते हैं? देखिए अभिनव जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश पांडे जी कितनी अच्छी बात बताएं, मैं उनका स्वागत करता हूं। ऐसे अगर हमारे देश में वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे तो देश और राज्य एक अच्छी दिशा की ओर जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा दिशा और दिशा विहीन है। आप देखिए जो बैठक हो रही है, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी, आपको मैं बताना चाहता हूं शालिनी जी, एक बैठक होती है, बैठक के बाद उसके निष्कर्ष निकलते हैं, फिर वो फील्ड में काम होता है। बिना बैठक के कुछ नहीं होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई भी चीज की बैठक होती है, समीक्षा होती है, विकास कार्य की बात होती है, तब बात आगे बढ़ती है। और छत्तीसगढ़ में उसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर काम कर रही है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार देखिए राकेश पांडे जी कितनी अच्छी बात बताए, 2 मिनट में ही पूरे देश का निचोड़ रख दिए। वहां तो आरक्षण जैसी कोई बात ही नहीं हो रही थी। आप बड़े ओवैसी के हितैषी बनते हैं तो करके दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ में हैं और जहां तक बात है काम करने की तो काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, करना कुछ नहीं है, बोलना नहीं बस तो है। बोलना भी तो इसीलिए है ना कि आप कल को कहेंगे कि हमने कर दिया, अब हमने मुद्दा ही छीन लिया। अब बोल भी तो इसीलिए रहे ना। जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस उठाती थी, कांग्रेस से उठाते उठाते आपने एक दिन सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि देखिए अब तो हमने मुद्दा ही छीन लिया, अब क्या कर लेंगे। तो इसीलिए बोला भी जा रहा है। जी देखिए अभिनव जी, भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के हित में जो भी निर्णय करने पड़ेंगे, जो भी काम करने पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पे लेके काम करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस दिशा में काम करना है तो उस दिशा में काम करेगी, और लगता है कि इस दिशा में काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे ओबीसी समुदाय के साथ में है और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है, करके दिखाती है। आपने देखा होगा पूरे देश में और राज्य में इसका आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी जी आपके पास आना चाहूंगा और यही सवाल है
कि देखिए जैसा मैंने उदाहरण दिया कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और घोषणा कर दी जाएगी कि देखिए हमने तो ऐसा कर दिया, तब आप क्या करिएगा? क्योंकि आप मुद्दा तो आप लेकर आते हैं, उसके बाद आपसे मुद्दा छीन लिया जाता है और फिर आपको ही मुद्दा विहीन बता दिया जाता है। ऑन अ लाइटर नोट, शालिनी जी। मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन इन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि देखिए हमने आरक्षण दे दिया, पर वो दिन आए तो सही। ये तो पिछले 3 सालों से चल रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया था, इनको वोट चाहिए था, इनको राज्य में आना था, अपनी वापसी करनी थी। इन्होंने वापसी कर लिया, लेकिन वो जनता को ST SC OBC को एक लॉलीपॉप दिया जाता है, आपको आरक्षण दिया जाएगा, पर कब? सिर्फ मीटिंग के थ्रू। आपने कहा मीटिंग करना बहुत जरूरी है, फीडबैक निकला है, ठीक है मीटिंग करना जरूरी है, हर पार्टी करती है, लेकिन उसका फीडबैक निकला क्या है? सिर्फ स्टे ऑर्डर या फिर सुप्रीम कोर्ट पे डेट पे डेट यही मिला है ना। पर ओबीसी का क्या? वो तो सिर्फ आपका मुंह ताक रही है, आपको वोट करके वो तो सिर्फ लॉलीपॉप ले रही है, दूर से ले रही है, बस देख रही है कि हमको मिलने वाला है, लेकिन कब? आप करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए और वो ऐलान कीजिए ना कि देखिए हमने कर दिया। अब आपके पास कौन सा मुद्दा है? हम तो आपका भी से हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे। करवाइए आप। ठीक है। और मीटिंग से ही कुछ नहीं होता है, आगे निर्णय भी लेना पड़ता है। और आपने कहा कि हम ओबीसी के अरे उन्होंने बोला तो, शालिनी जी पुष्पेंद्र जी ने बोला तो कि हमने बैठक की है, फिर चर्चा करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, फिर आगे काफी लंबा प्रोसीजर होता है, आप तो समझते ही होंगे, इससे पहले आप ही सरकार में थे। कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब वो आएगा शायद फैसला। ठीक है, जब वोटिंग का समय आएगा तब वो आएगा। बिल्कुल। रमेश जी, इससे पहले देखिए हमने चर्चा करी दोनों ही, शालिनी जी से भी पुष्पेंद्र जी से भी, कि ओबीसी के लिए आरक्षण होना तो चाहिए, लेकिन किस तरह से अभी सरकार का अगर रुख कर लेगी तो पॉसिबल भी है, और नहीं करेगी तो हो सकता है टल भी सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये टालने की कोशिश है या फिर जो है अभी कुछ हो नहीं सकता इस विषय में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखा है आरक्षण पर? नहीं, देखिए आप विषय को समझने की कोशिश करें। आरक्षण तो है ही, आप ये नहीं कर सकते कि आरक्षण नहीं है। अब सवाल जो उठ रहा है, मैं अपने ओबीसी साथियों से ये अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसको पूरे विषय पे लीजिए, केवल एक व्यक्ति से मत लीजिएगा। जैसे धनेन्द्र साहू जी ने अभी वो किया, बयान दिया, उनका बयान सुन रहा था। धनेन्द्र साहू जी ओबीसी समाज से आता। अब आप बताइए, जब चुनाव लड़ना होगा धनेन्द्र साहू जी चुनाव लड़ेंगे, धनेन्द्र साहू का बेटा चुनाव लड़ेगा, धनेन्द्र साहू की बेटी चुनाव लड़ेगी, धनेन्द्र साहू का बहू चुनाव लड़ेगा। धनेन्द्र साहू के पड़ोसी कब चुनाव लड़ेंगे ओबीसी के भाई? इसके लिए धनेन्द्र साहू को सोचना होगा ना कि भाई हम मौका छोड़े, हमारा दूसरा ओबीसी साथी यहाँ आए, ये अवसर कब आप दोगे? आप देखोगे ओबीसी समाज में भी जो छोटी जातियां हैं, नाई है, कहार है, कुम्हार है, लोहार है, उनको कहाँ मौका दे रहे हैं ये लोग? उन लोग अपने ओबीसी में जो निचले तबके की जातियां हैं, उनको भी एक अवसर दिया जाए। इसके लिए ओबीसी साथियों को बड़ा मन करके आगे आना होगा। प्रतिशत बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिल्कुल। और प्रतिशत की भी एक सीमा है, संवैधानिक सीमा है। सीमा से आप जाएंगे तो चीजें होल्ड अप हो जाएंगी, बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको ये चाहिए कि जब आप अवसर है जहां पर, वहां अपने जो हमारे समाज में पिछड़े रहते हैं लोग, जो भाई हमारा पिछड़ा है, उसको अवसर दीजिए। ये जो प्राधिकरण की बैठक हुई, जो अभी सवाल उठ रहा है कि बैठक से क्या हो, बैठक यही तय होगा कि हमारी ओबीसी समाज समुदाय के क्षेत्र के जिस इलाके में विकास कार्य अधूरा है, कम है या वंचित है, वहां पर प्राथमिकता से कार्य कराए जाएंगे। ये बैठक में तय होगा। ये बैठक तय भी हुआ, मेरी कुछ जानकारी बैठक से रिलेटेड आई। इसमें यह है कि ऐसे क्षेत्र प्राथमिकता से लिए जाएंगे जहां विकास कार्यों से भी पूरी तरह से वंचित है, लेकिन रमेश जी नहीं पहुंच पाए। रमेश जी, लेकिन देखिए, जैसा जब हम हवाई सफर करते हैं तो एक संज्ञा निकलकर सामने आती है
कि सबसे पहले अपने आप को देखें, उसके बाद दूसरे को बचाएं। मास्क के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, वही आरक्षण के साथ विडंबना है कि पहले लोग खुद को देखते हैं, उसके बाद दूसरों को देखते हैं। हालांकि मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है और यह दूर तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि समय हमें इतनी चर्चा की अनुमति देता है, सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। पुष्पेन जी बहुत शुक्रिया, शालिनी जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।